हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतिमा तिवारी पीआरएम। हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर चल रहा है जिसमें हमने स्टार्टिंग के सारे लेक्चर्स कवर कर लिए। हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तक का टॉपिक कवर कर लिया है। आज हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। आज हम किसकी बात करेंगे? मेम्ब्रेन लेस। आपको याद होगा इससे पहले हमने सबसे पहले सेल को सॉरी क्लियरली समझा, फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखा, फिर हमने यूकैरियोटिक सेल में उसकी बाउंड्रीज कवर की, फिर हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स देखे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करी। उसके बाद अब हम आ गए हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। किसकी बात करेंगे? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स की, जिनमें किसी भी आउटर कवरिंग की या मेम्ब्रेन की हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? राइबोसोम की। ठीक है, अब राइबोसोम बेटा आपको बचपन से पता होता है। अब जब सबसे पहली बार बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं आपको राइबोसोम का पता होता है कि इसका काम क्या है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और ऑलरेडी अपन ईआर पढ़ चुके हैं। ईआर की मेम्ब्रेन पे अपन ने राइबोसोम देखा था। क्लियर है? अब राइबोसोम एक्चुअली कितनी तरह के होते हैं? राइबोसोम हमारे पास दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? 70S टाइप, और दूसरा हमारा क्या होता है? 80S टाइप। 70S किस में मिलता है हमें? प्रोकैरियोट्स में, और 80S हमें किस में मिलता है? यूकैरियोट्स में। क्लियर है? अब जब हम इसकी बात करते हैं तो दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी होती है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट 70S के केस में कौन सी है? ये है हमारी 30S, प्लस लार्जर सब यूनिट यहाँ पे कौन सी है? 50S। ऐसे जब हम यूकैरियोट में बात करते हैं तो स्मॉलर सब यूनिट कौन सी है हमारी? 40S, और लार्जर सब यूनिट हमारी कौन सी होती है? 60S। हमें इसे नॉर्मल एडिशन नहीं करना है वरना ये गलत होगा। 30 और 70 मिलकर 30 और 50 क्या बना रहे हैं? 70S, और 40 और 60 क्या बना रहे हैं? 80S। क्लियर है? अब देखते हैं एक्चुअली दीज राइबोसोम्स आर व्हाट? दे आर मेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाना। एंड दे आर इटसेल्फ मेड अप ऑफ व्हाट? RRNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम इटसेल्फ मेड अप ऑफ RRNA एंड प्रोटीन। बाकी मैंने आपको बता दिया ये 2 सब यूनिट के। और एक बहुत अच्छी बात समझिएगा, आपको जब मैंने डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे, वहां पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपने राइबोसोम की बात करी थी। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनल के अंदर भी मिल रहा है। तो इसके लिए हम एक लाइन और बोल सकते हैं ना, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल तो भी आप क्या बोलेंगे? राइबोसोम। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, राइबोसोम को हम एक तरह का यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में भी मिल रहा है और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता है एक्सेप्ट राइबोसोम। क्लियर है? तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो हर तरह की सेल में मिलता है। इसके लिए हम बोल सकते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी हम इसके लिए बोल सकते हैं। क्लियर है ये सारी बातें? ये खुद किसका बना है? ये RRNA और प्रोटीन का बना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे फिर बात करूंगी, इसकी सिंथेसिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस को। वहीं पर राइबोसोम की फॉर्मेशन या सिंथेसिस की बात करते हैं। मेजर फंक्शन इसका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैंने आपसे बताया कि यहां पर ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती हैं तब जाकर ये 70S बनता है। जैसे ही ऐसे ही जब ये 2 सब यूनिट जुड़ती हैं तो यहां पर जाके ये 80S बनता है। तो ये 2 सब यूनिट जुड़ने के लिए एक पर्टिकुलर मिनरल की हमेशा हमें ध्यान रखना है, दैट इज Mg+2। Mg+2 का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर होना चाहिए फॉर द अटैचमेंट और बाइंडिंग ऑफ दिस लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता है, हम पढ़ क्या रहे हैं? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। एंड नाउ कम व्हाट दिस S सिग्निफाइज। इस S का क्या मतलब है? S का मतलब होता है बेटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट। क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको मेजर करने का तरीका साइंटिस्ट लोगों ने क्या निकाला कि इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के थ्रू मेजर करते हैं। हाउ टू मेजर इट विद द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद ये अपने वेट या मास के हिसाब से जिस लेवल पर जाके रुक गया, इसको वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो S स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट की हम यहां पर बात करते हैं।
तो आ जाते हैं, ये देखिएगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, और इसमें ये इस तरह से खांचे तरह का बना होता है कि एक दूसरे में ये जाके फिट हो जाते हैं। मतलब स्मॉलर सब यूनिट के पास इस लार्जर सब यूनिट का खांचा होगा जिससे कि ये जाके उसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे का। दीज आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल, हमें ध्यान रखना है। फर्स्टली ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पैलेड इन 1953. Whatever scientist and year is given in the NCERT, that we have to remember. They are composed of RNA and protein. ये खुद किसके बने हैं? RNA and protein, या rRNA and protein भी कह सकते हैं। Each ribosome has two subunit. Two subunits of 80S ribosome in eukaryote 60 and 40, and that of 70 में क्या है? 50 and 30. S यहाँ पर क्या बता रहा है? Sedberg's unit stands for sedimentation coefficient, indirect measure of size and density. Clear है? Size and density का indirect measure है, क्योंकि यहाँ पर कोई membrane नहीं है, तो measure करने के लिए क्या निकाला गया? इसको इसकी density के basis पर measure किया गया। Free ribosome form structural enzymatic protein that are used inside the cell, but attached ribosome form protein for transport. Very important line. अब समझिएगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम कहने का मतलब है कि जो आपका ये सेल है, इस सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से अटैच आपके ईआर मिल रहे थे, इस ईआर के ऊपर भी आपको राइबोसोम मिले थे, तो दीज आर व्हाट? अटैच्ड राइबोसोम। ये क्या हो गए? अटैच्ड राइबोसोम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ साइटोप्लाज्म में भी हमें राइबोसोम मिल रहे हैं, सो दीज आर व्हाट? फ्री राइबोसोम। क्लियर है? तो फ्री राइबोसोम, अब समझिएगा, अब आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। फ्री राइबोसोम फॉर्म स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक प्रोटीन दैट आर यूज्ड इनसाइड द सेल। तो सेल को अपने लिए जो प्रोटीन चाहिए वो कौन बना रहा है? फ्री राइबोसोम, ठीक है। लेकिन सेल को कहीं और अगर कोई प्रोटीन भेजना है तो वो कौन बनाएंगे? अटैच्ड राइबोसोम। क्लियर है इतनी सी बात? जो ट्रांसपोर्ट करने हैं वो प्रोटीन कौन बनाएंगे? अटैच्ड राइबोसोम। नेक्स्ट यहाँ पर राइबोसोम के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा साइटोस्केलेटन। एक्चुअली साइटोस्केलेटन मैं आपको बाद में बताऊंगी, इट इज नॉट एन ऑर्गेनल, एज एन ऑर्गेनल इसे कंसीडर नहीं करते हैं। हम पहले बात करते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की, ठीक है। सेंट्रियोल का पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल अगेन इट इज अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। ये कहाँ पर होता है? ये आपका न्यूक्लियस है, सॉरी ये सेल है, सेल के पास में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में ऐसे दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पूरा ऐसे पीछे की तरफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर लगे होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से कैसे लगे होते हैं? ये एक दूसरे से, ठीक है, ये एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर लगे होते हैं। तो ठीक है, तो ये एक दूसरे से, दो सेंट्रियोल एक दूसरे से कैसे लगे? एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर है, और इनके पास का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी बाकी साइटोप्लाज्म से थोड़ा अलग होता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रोस्फीयर या सेंट्रोसोम हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट? सेंट्रोसोम। और इसी में हम क्या बात करते हैं? दो सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको ये पेन, ये ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। एक दूसरा सेंट्रियोल इसके साथ यहाँ पर 90 डिग्रीज पर लगा है, और अब हम यहाँ से एक टीएस लेकर देख रहे हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो दिस इज दैट स्ट्रक्चर एंड इट इज अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। दीज सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ, पतले पतले धागे हैं, ठीक है, पतले पतले धागे या बाल जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें क्या बोला है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। जिन्हें क्या बोला है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कंफर्म्ड होता है, एक पर्टिकुलर टाइप में होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पर 9 जगह पर लगे होते हैं। आप इसे काउंट करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th। आप देख सकते हैं 9 जगह पर पेरीफेरी पर माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे लगे हैं? 3-3 एक साथ लगे हैं। मतलब कैसे लगे हैं? ट्रिपलेट के फॉर्म में आकर लगे हुए हैं। अंदर से बाहर इन्हें नेमिंग कैसे करी गई है?
सबसे अंदर वाला ए, बी और सी, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की तरफ एक ट्रिपलेट बना रहे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 9 जगह पर हमें ये माइक्रोट्यूब्यूल दिखेंगे, ठीक है। एक ट्रिपलेट दूसरे से कनेक्टेड है, आप देखिएगा एक ट्रिपलेट भी दूसरे से कनेक्टेड है, ये देखिएगा एक का ए दूसरे के सी के साथ, एक का ए दूसरे के सी के साथ, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे सी कनेक्टिव या सी लिंकर भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो एक ट्रिपलेट भी दूसरे से कनेक्टेड होता है, और ये जितने भी पेरीफेरी पर ट्रिपलेट हैं ये सब सेंटर में एक प्रोटीनिशियस मास से कनेक्टेड होते हैं, जिसे यूजुअली प्रोटीन हब भी कहते हैं, एंड दीज आर अगेन कनेक्टेड विथ स्मॉल स्ट्रैंड्स ऑफ द प्रोटीन, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पोक्स कहते हैं। क्लियर है? अब समझिएगा, जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, तो साइकिल के पहिए के बीच में भी एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ढेर सारी तीलियां उससे लगी होती हैं, उनको भी हम स्पोक कहते हैं, और इनको भी हम क्या कह रहे हैं, स्पोक्स कह रहे हैं। तो दिस इज द टीएस ऑफ अ सेंट्रियोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ये जो सेंट्रियोल है, मैंने क्या कहा, ये किसके बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये जो तीनों हैं ये एग्जैक्टली ये हैं क्या, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और जहां जहां ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बात करेंगे वहां वहां लोकोमोशन की भी बात करेंगे। क्लियर है? तो आप समझिएगा सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। एज पर एनसीईआरटी उसने बोल रखा है कि सेंट्रियोल क्या कर रहा है, यहीं से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन वगैरह शुरू हो रहा है, या स्पिंडल अपरेटस के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज दिस स्पिंडल अपरेटस या फाइबर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीजन में बात करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज द टीएस ऑफ द सेंट्रियोल। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। इसे क्या कह रहे हैं, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। चलिए अब एक बार इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रही हूं, यहां सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। कुछ बहुत अच्छी लाइंस एनसीईआरटी ने दे रखी है जिसकी अभी बात करेंगे। आइए, इट इज एन ऑर्गेनेल विच इज यूजुअली कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। क्लियर? मैंने आपको बताया 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं। दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। मैंने क्या कहा, इनके आसपास का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बाकी से अलग होता है। तो इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं, इवन दो इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी इसके लिए यूज किया जाता है। एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसके लिए जोन ऑफ एक्सक्लूजन यूज किया जाता है, दैट इज गोल्जी अपरेटस। Both the centriole and centrosome lie perpendicular to each other. अभी मैंने आपसे क्या बताया, 90 डिग्रीज पर है। Each other has organization like cartwheel. ये कैसे दिख रहे हैं, cartwheel like structure. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each peripheral fibrils a triplet. Adjacent triplet are also linked. ठीक है? Each peripheral fibril बाहर की तरफ जो 3 है ये किसके फॉर्म में, 3-3 लगे हैं, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में है, और ये एक दूसरे से जुड़े हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड हब। ठीक है? अब समझिएगा, मैंने क्या कहा, सेंट्रियोल एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो आगे वाला हिस्सा क्या कहलाया, प्रॉक्सिमल, पीछे वाला क्या कहलाएगा, डिस्टल। तो इन्होंने ये लाइन किसके लिए दिया, प्रॉक्सिमल वाले को जब आप टीएस में देखोगे तो सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, प्रोटीन का हब दिख रहा है। इस लाइन का मतलब बस यही है। Hub is connected to tubules of the peripheral triplet by radial spokes made up of again protein. Centriole form the basal body. This is very important line. ये आप अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं अभी आपको सीला फ्लैजिला में इसे कनेक्ट करूंगी। ठीक है? Centriole form the basal body of cilia and flagella. The spindle fibers give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell. अब समझिएगा, यहाँ लिखा है एनिमल सेल, वाई नॉट एट प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है जबकि एनिमल सेल में मिलता है। तो जहाँ मिलेगा वहीं पर स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। सेंट्रियोल डिसाइड्स प्लेन ऑफ डिविजन। ये बात एनसीईआरटी ने नहीं दी है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये है हमारा सेल, सेल डिविजन से जस्ट पहले सेंट्रियोल का नंबर डबल होता है। ये सब बात हम नेक्स्ट सेल डिवीजन वाले पार्ट में करेंगे।
अगर सपोज एक सेंट्रियोल यहाँ पहुंचा, एक सेंट्रियोल यहाँ, तो सेल ऐसे डिवाइड करेगी, एक सेंट्रियोल यहाँ, एक सेंट्रियोल यहाँ, तो सेल ऐसे डिवाइड करी, एक सेंट्रियोल यहाँ, एक सेंट्रियोल यहाँ, तो सेल ऐसे डिवाइड करी। तो प्लेन ऑफ सेल डिवीजन की सेल को किस प्लेन से डिवाइड करना है ये किसने डिसाइड किया? सेंट्रियोल ने। सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन हायर प्लांट, नॉट इन लोअर प्लांट। लोअर प्लांट जहां पर मोटाइल स्टेज आ रही है ना, वहां पर ये सेंट्रियोल अपने को मिलेंगे, बट हायर प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला की जब हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारा सपोज एक सेल, यहाँ से ये क्या निकला? फ्लैजेला। फ्लैजेला जहां से निकल रहा है, दिस इज व्हाट? बेसल बॉडी। और ये पार्ट क्या है? दिस पार्ट इज एक्सोनीम। ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो हिलेगा, दैट इज व्हाट? एक्सोनीम। और नीचे वाला पार्ट क्या है? बेसल बॉडी। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखा रही हूं जो अभी मैंने आपसे कहा था, देखिएगा। सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर? अभी आपको ये और समझ में आएगा कि ये मैं बार बार क्यों कह रही हूं, कंफ्यूजन कहां होता है और गलती कहां होती है। अब आ जाते हैं, जब मैं सीलिया और फ्लैजेला के एक्सोनीम वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूं, इसका टीएस देखेंगे हम, बेसल बॉडी का नहीं, हम इस पार्ट को कट करके जब इसका टीएस देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। यहां पर भी पेरीफेरी पर 9 जगह पर माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हैं, लेकिन सेंट्रियोल में ट्रिपलेट के फॉर्म में थे, यहां पर डबलेट के फॉर्म में है। क्लियर है? देख सकते हैं आप, यहां पर दो सेंट्रियोल लगे हैं, तो ये क्या है? ये डबलेट के फॉर्म में है यहां पर। क्लियर? तो ये क्या है? एक ए है तो दूसरा बी है, और ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ए बी लिंकर के थ्रू। आप समझिएगा, ये देख लीजिए, ये 9 जगह पर आपको दिखेंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो आपको दिख सकता है 9 जगह पर आपको क्या दिख रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन किस फॉर्म में दिख रहे हैं? डबलेट के फॉर्म में। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो एक ब्रिज से कनेक्टेड हैं। क्लियर है? आप देख सकते हैं सेंट्रल में भी यहां पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। तो एक लाइन समझिएगा, आपसे पूछा जाता है सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट, आप कहते हैं 9+0। ये 0 यहां पर क्या सिग्निफाई करता है? कि सेंटर में वहां पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सीलिया या फ्लैजेला में, या सीलिया फ्लैजेला के एक्सोनीम वाले पार्ट में, तो आप क्या बोलेंगे? 9+2। अरे हाँ ना, बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रही हूं? यहाँ पर क्या है? 9+2। यहाँ पर दिस 2 सिग्निफाइज व्हाट? कि सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। क्लियर है? तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। अब समझना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सीलिया और फ्लैजेला के बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट बताओ, क्या बोलोगे? 9+0। मैं तुमको बोलूं सीलिया फ्लैजेला के एक्सोनीम वाले पार्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट बताओ, क्या बोलोगे? 9+2। यही मैं अभी आपसे कह रही थी कि इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को भी हम कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बाहर एक, ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये किससे घिरे होते हैं? सेंट्रल शीथ से। यहाँ पर भी हम स्पोक्स की बात करते हैं जो सेंट्रल शीथ से जाके कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? इंटर डबलेट ब्रिज, बाकी सारी चीजें सेम ही हैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं। सीलिया सिंगुलर है सीलियम, फ्लैजेला सिंगुलर है फ्लैजेलम, आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब समझिएगा, अगर आउटर मोस्ट कवरिंग, एनसीईआरटी ने एक जगह पे क्या लिख रखा है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, और एक जगह क्या लिख रखा है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या बोलेंगे? जहां पर सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे एनिमल सेल। लेकिन जहां पर आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है, वहां पर एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल कहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा सीलिया और फ्लैजेला साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं, ये साइटोप्लाज्म से अराइज करते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर। ओर क्या होता है? नदी में जो नाव चलती है उसका जो चप्पू होता है। तो सारे के सारे फ्लैजेला यूजुअली 1 होते हैं, अगर होंगे भी समटाइम्स 1 से ज्यादा होते हैं, बट यूजुअली 1 होते हैं।
बट सीलिया हमेशा एक से ज्यादा होते हैं, ढेर सारे पूरी बॉडी पर होते हैं। तो सारे के सारे सीलिया एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, एक साथ इस तरह से, जैसे चप्पू चलती है ना यूं घूम कर, एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में इनका मूवमेंट होता है। बट फ्लैजिला में और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सीलिया का काम सिर्फ लोकोमोशन नहीं है, वो सराउंडिंग के वाटर को भी हटा सकता है, वो बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। बट फ्लैजिला का सिर्फ एक काम होता है, दैट इज लोकोमोशन। ठीक है, causing the movement of either the cell or surrounding fluid, very important point, याद रखेंगे सराउंडिंग फ्लूइड, सिर्फ और सिर्फ सेल को नहीं मूव करा रहा है, सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव करा रहा है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, इसका सिर्फ एक काम है सेल का मूवमेंट कराना। Prokaryotes also have flagella, but there is a very big difference between the prokaryotic and eukaryotic flagella. Prokaryotic flagella is made up of flagellin protein, जबकि eukaryotic flagella is made up of microtubules, and microtubules are made up of what? Tubulin protein. Are structurally different from eukaryotic flagella. फिर से रीड कर रही हूँ, prokaryotes also have flagella but are structurally different from eukaryotic flagella. अब आप बता सकते हैं कि prokaryote में made up of flagellin protein, जबकि eukaryote में it is made up of tubulin protein. The electron microscopy shows cilium या flagellum are covered with plasma membrane. अभी मैंने आपको ये बात बता दी। The core called exoneme, अब आपको पता है exoneme क्या है, possessing a number of microtubules running parallel to long axis. Exoneme usually have 9 doublet of radially arranged peripheral microtubules and pair of centrally located microtubule. आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पेरीफेरी पर डबलेट है और सेंट्रल में भी क्या है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। Arrangement of exonemal microtubules are referred to as 9+2 arrangement. अभी मैंने ये चीज आपको दिखा दी है। Central tubules are connected by bridge. सेंटर में आपको याद होगा एक लाइन से कनेक्टेड था, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, ये एक लाइन से कनेक्टेड था, तो these are what? Bridge, सेंट्रल वाले। एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाई सेंट्रल शीट, और ये किससे कनेक्ट, सेंट्रल शीट, एक शीट थी रेड कलर की, वो भी मैंने अभी आपको दिखाई थी, कनेक्टेड कवर रहते हैं, कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाई रेडियल स्पोक्स, 10 9 रेडियल स्पोक्स। तो रेडियल स्पोक्स का भी नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 9, क्योंकि 9 ही जगह पर पेरीफेरी पर माइक्रोट्यूब्यूल्स है और उनको सेंट्रल में जोड़ने के लिए 9 रेडियल स्पोक्स चाहिए। पेरीफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स, ए और बी एक दूसरे के कनेक्टेड रहते हैं। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। वापस वही बात आ गई, अरे हाँ ना, मैंने क्या कहा था, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेसल बॉडी। तो सीलिया फ्लैजिला के बेसल बॉडी में अगर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट पूछेंगे तो आप बोलेंगे 9+0, और एक्सोनीम में पूछेंगे तो बोलेंगे 9+2। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल खत्म होता है, और अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। नाउ व्हाट इज साइटोस्केलेटन, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल हैं, इसमें ऐसे पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स बिखरे होते हैं। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीनिशियस फाइबर्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, सेल को एक प्रॉपर शेप और साइज दे रहे हैं। सेल को साइटो स्केलेटन एक शेप और साइज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन, ये प्रोटीनिशियस फाइबर। ये फाइबर 3 तरह के होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर है? अब देखते हैं, अब इनका काम मैंने क्या कहा कि सेल को एक प्रॉपर शेप और साइज प्रोवाइड करना, क्योंकि जैसे आपकी और हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को एक शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे मसल्स और बोन्स। क्लियर है? ठीक ऐसे ही सेल को भी एक प्रॉपर शेप और साइज कौन प्रोवाइड करेगा, पतले पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन के बने होंगे। एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट in cytoplasm collectively called cytoskeleton perform function like mechanical support, motility, maintenance of
शेप ऑफ सेल, सारी बातें ध्यान रखेंगे। दीज आर ऑफ 2-3 टाइप्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो ट्यूब्स होती हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब अपने को पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। मेन फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड सेल मोटालिटी। मैंने कहा था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मतलब मोटालिटी से जरूर कनेक्ट करेंगे। माइक्रोफिलामेंट किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट फिलामेंट इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, सुपर कॉइल्ड फाइब्रस प्रोटीन। और अगर डायमीटर वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा डायमीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, उससे कम होता है इंटरमीडिएट का और सबसे कम होता है माइक्रोफिलामेंट का। तो यहां पर हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी खत्म होता है, साइटोस्केलेटन भी मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स खत्म होते हैं, साइटोस्केलेटन खत्म होता है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियस की और क्रोमोसोम की। फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।